Hello friends, this is Gaurav sir in front of you and welcome back and welcome to all of you in my YouTube channel English Mantra। तो गाइज पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे नाउन के नंबर के बारे में, यानी कि नाउन के नंबर को मैंने डिस्कस किया था। उसमें कॉमन प्लूरल नाउन बताया था और उसके बाद कंपाउंड का प्लूरल बताया था, कुछ टॉपिकल प्लूरल नाउन बताया था कि कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड के कैसे प्लूरल बनाए जाते हैं उनको मैंने बताया था। लेकिन आज का जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हम देखेंगे नाउन की फंक्शन को पढ़ेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। जब मैंने स्टार्टिंग क्लास लिया था, जब हम नाउन का अगला पार्ट पढ़ाना शुरू किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस और इस सब बसे नाउन के देश। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस का जो एसेंशियल थिंग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए एसेंशियल थिंग्स क्या है उसको मैंने बताया था। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स केस, यानी कि नाउन और नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। केस का मतलब होता है फंक्शन या रिलेशन। तो आप सभी को पुनः हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए, नाउन इट्स केस। मेन आपका यहाँ पे केस को देखना है। केस होता क्या है? तो केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब होता है कारक। केस को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो ये आपका होता है, इसको कह सकते हैं आप रिलेशन आर फंक्शन। किसका रिलेशन? नाउन का रिलेशन। नाउन नहीं होगा तो कौन होगा? प्रोनाउन होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नाउन क्या होता है, कि नाउन जो होता है सेंटेंस का ऑनर होता है। नाउन जो होता है सेंटेंस का किंग होता है। नाउन जो होता है सेंटेंस का क्या होता है? बॉस होता है। अर्थात सेंटेंस का कोई मालिक जो होता है कौन होता है? पहले नाउन होता है। और नाउन नहीं है, नाउन को मैंने बताया था कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। आल नेमिंग वर्ड्स आर क्या? नाउन। और जब नाउन नहीं आएगा तो उसके बदले में कौन आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन का रिलेशन क्या होता है? नाउन का रिलेशन क्या होता है? अन्य शब्दों के साथ। सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ नाउन का रिलेशन क्या होता है वो किससे पता चलता है? केस से पता चलता है। तो केस का मतलब है केस इज नथिंग। केस इज नथिंग, it is the relation of noun or pronoun, यानी कि it shows the relation of noun or pronoun। ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो करता है कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या होता है अन्य शब्दों के साथ सेंटेंस में। तो उन्हीं को देखेंगे कि क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम्स फादर इज अ टीचर। राम्स फादर इज अ टीचर, यानी कि राम के जो पिता है वो क्या है? टीचर हैं। तो टीचर कौन है? फादर है। और फादर किसके हैं? राम के हैं। फादर किसके हैं? राम के हैं। तो राम जो है रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ? फादर के साथ दिखा रहा है। यानी कि जो राम है रिलेशन दिखा रहा है, यानी कि फादर डॉक्टर है, सॉरी फादर टीचर है और टीचर इनको दिखा दिया, उनके ऑक्यूपेशन बता दिया कि टीचर, यानी फादर है जो टीचर है, लेकिन वो फादर किसके हैं? राम के हैं। तो इसका रिलेशन दिखा रहा है कि राम्स फादर, यानी कि राम के पिता। जैसे आप कहेंगे कि आई गॉट राम्स पेन, यानी कि मैंने राम की पेन को पाया। तो अब यहाँ पे देखिए आई गॉट अ पेन, आई गॉट अ पेन, ऐसे कहेंगे कि आई गॉट अ पेन, कि मैंने एक पेन पाया। लेकिन पेन से पहले कौन आ गया? राम्स। तो क्या राम ने पेन पाया? नहीं, आई पाया। यानी कि आई पाता है और किसके पेन को पाता है? राम्स के। तो राम रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ? पेन के साथ। और पेन कौन पाया? आई पाया। तो इसी के फंक्शन को देखेंगे कि केस क्या होता है। तो केस कुछ नहीं होता है, यानी केस इज नथिंग। और उसका फंक्शन क्या होता है? रिलेशन दिखाता है, यानी कि रिलेशन का मतलब होता है संबंध दिखाता है। और संबंध या फंक्शन, उसका जो फंक्शन होता है या उसका जो रिलेशन होता है, उसका रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ कैसे है उसी को आपका केस दिखाता है। तो केस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस, यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। चलिए देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है आपका
नॉमिनेटिव केस। इस नॉमिनेटिव केस को हम देखते हैं, एक और नाम से जानते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड होता है आपका पॉजेसिव केस। जो पॉजेसिव केस है यही काफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी परीक्षा में 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसी को हम मोस्टली अधिकांशतः पढ़ेंगे। और चौथा होता है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को हम एक और नाम से जानते हैं जो एड्रेसिंग होता है, यानी एड्रेसिंग इसको जानते हैं, एड्रेस करना होता है। और एक पांचवा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ये आपके नाउन के फंक्शन है, यानी कि जो नाउन का रिलेशन होता है इस तरह से होता है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस और कॉम्प्लीमेंट। ये आपके नाउन के फंक्शन है। इन्हीं को देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध कारक, वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या, पूरक होता है। तो इन्हीं को देखेंगे, क्रम वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम हेल्प्स मोहन। राम हेल्प्स मोहन, यानी कि राम मोहन की सहायता करता है, राम मोहन की सहायता करता है। इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिख दिया कि मोहन हेल्प्स राम। उस टाइम कहेंगे कि आई हेल्प राम, राम हेल्प्स मी। अब देखिए सेंटेंस है, यानी कि 4 सेंटेंस है आपके सामने, और इस 4 सेंटेंस में हम देखेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या है, यानी कि नाउन के फंक्शन कैसे हो रहे हैं। तो अब बताइए हेल्प्स क्या है, वर्ब है। हेल्प्स क्या है, वर्ब है। और वर्ब के पहले वाले जो पार्ट होते हैं, यानी कि वर्ब के जो पहले होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब के बाद जो होता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि when a noun or pronoun is used in a sentence at the form of subject, it is called nominative case or subjective case, ठीक है ना। when a noun or pronoun is used in a sentence at the form of subject is called subjective case or nominative case, ठीक है ना। जनरली आप सेंटेंस में क्या करते हैं कि हु लगा के प्रश्न करते हैं, तो आंसर में जो आने वाला जो वर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है क्रिया का जो फंक्शन होता है उसको करता है, ठीक है ना। यानी कि हेल्प्स मोहन, मोहन की सहायता होती है, ठीक है ना। और कौन करता है, राम करता है, ठीक है ना। देखिए उसी सेंटेंस को अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्रिया के बाद आया, क्रिया के बाद आया तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिया से पहले राम आया तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसी मोहन को हम इधर लेके चले आए, मोहन इधर आ गया और राम उधर चला गया। तो ये जो राम है यहाँ पे, राम जो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो नाम होते हैं इधर उधर होते रहते हैं, अर्थात उनका फंक्शन बदलता रहता है। और फंक्शन यदि क्रिया से पहले आएंगे तो सब्जेक्ट हो गया और क्रिया के बाद आएंगे तो ऑब्जेक्ट होंगे। और उसी तरह मैंने अब क्या लिख दिया कि मोहन की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। आई का मतलब होता है मैं, और मेरा कोई पर्टिकुलर नाम होगा, ठीक है ना। मेरा एक पर्टिकुलर नाम होगा, लेकिन मुझको डिनोट किया गया किससे, प्रोनाउन से डिनोट किया गया। लेकिन मैंने किसकी सहायता की, राम की। तो इस क्रिया का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। फिर मैंने लिखा कि राम हेल्प्स मी, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। जितने प्रोनाउन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, लेकिन नाउन के कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है। यानी कि अगर जो सब्जेक्ट होता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट है, अगर मोहन की जगह पे हम प्रोनाउन अगर लिखते ही लिखते
कि राम हेल्प्स ही, तो गलत होता है। हम क्या लिखते हैं, राम हेल्प्स हिम, यानी कि राम हेल्प्स हिम। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used in a sentence as the form of subject it is called subjective case or nominative case, and otherwise when a noun or pronoun is used in a sentence as the form of object that is called objective case. So that is clear हो गया होगा। तो क्लियर हो गया, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने क्या मतलब है कि जब कोई वर्ब लिखेंगे तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट तो नाउन होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। कब, जब कोई वर्ब लिखेंगे, यदि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नाउन होगा तो वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अर्थात कर्म के रूप में होगा, और उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यानी कि सेंटेंस में आप पहचान लगे कि नाउन का फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ नाउन, यानी केस का मतलब होता है फंक्शन ऑफ नाउन, यानी कि रिलेशन ऑफ नाउन, ठीक है ना। उसी को हम बताते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन या तो नाउन का फंक्शन जनरली आप कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। दो क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसे एक होता है वर्ब टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब टू ऑब्जेक्ट, यानी कि क्रिया के जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता ही है, ठीक है ना। यहां बात क्लियर हो गई। जैसे आपने लिखा कि राम हेल्प्स मोहन, अब यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, और मोहन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर। तो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली आपके किताब में पढ़ेंगे तो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस का जो पहला होता है वर्ब टू ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट आता है आपका, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कॉग्नेट का मतलब होता है सजाती शब्द, सजाती शब्द होता है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप इसको बोलते हैं निर्जीव कर्म, सजीव कर्म और सजाती कर्म, यानी कि सजाती शब्द वाले कर्म। जनरली हम पढ़ते हैं कितने, दो ही ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक और ऑब्जेक्ट बताया, कॉग्नेट बताया। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, ठीक है। अब यहाँ मैंने प्रोनाउन को डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, राम गेव मोहन अ पेन, राम गेव मोहन अ पेन, यानी कि राम ने मोहन को क्या किया, एक पेन दिया। और इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं कि राम गेव अ पेन टू मोहन, ठीक है ना। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। क्लियर। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है, तो वहां पे किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम है, और राम और मोहन है, और क्रिया क्या है, गेव है, यानी गेव का ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है। मोहन बताइए लिविंग है कि नॉन लिविंग है, मोहन लिविंग कि नॉन लिविंग, क्या है आपका, लिविंग है, तो इसलिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और पेन क्या है हमारा, नॉन लिविंग है, तो जब नॉन लिविंग है तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी सेंटेंस में आप व्हाट से लगा के प्रश्न करते हैं, तो उस कंडीशन में आंसर में आने वाला जो वर्ड होता है क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जबकि यदि होम लगा के प्रश्न करते हैं
तो उस कंडीशन में आंसर में आने वाला जो शब्द होता है क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए राम मोहन को पेन दिया, यानी कि राम पेन किसको दिया, यानी कि जो राम पेन किसको दिया तो आप बताएंगे मोहन को दिया। और राम मोहन को क्या दिया तो पेन दिया। तो क्या का मतलब क्या, व्हाट, क्या का मतलब क्या, व्हाट हो गया। अब किसको का मतलब क्या हो गया, हुम हो गया। तो हुम से प्रश्न करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और जब व्हाट से प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर है, चलिए, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब हम व्हाट से प्रश्न करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जबकि हुम से प्रश्न करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और बचा कौन, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बचा। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉग्नेट का मतलब ये होता है सजाती शब्द, यानी कि सजाती शब्द, यानी कि सजाती का मतलब कि उसी के समकक्ष कोई, उसी को डेकोरेट करने वाले शब्द को जब हम यूज कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जब कभी हम इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिख दिया कि ही फॉट, यानी कि उसने लड़ा, ठीक है ना, फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट। अब लिख दिया अ गुड फाइट। और फाइट, अब देखिए यहाँ पे फाइट जो वर्ड है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और उसी फॉट के रिलेशन में एक सजाती शब्द मैंने लिख दिया क्या, फाइट, फॉट फाइट, यानी कि उस सेंटेंस को हमने क्या किया, सजा दिया। तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि लिख देते हैं उसी के समकक्ष, उसी के यानी कि सजाती शब्द को ही लिख देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। इसे हम कहेंगे कि ही, इसे हम कहेंगे कि मोहन रैन अ रेस, मोहन रैन अ रेस। अब देखिए एग्जांपल, आर सजाती शब्द है, रैन अ रेस, यानी कि रन जो होता है हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। रन क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके साथ मैंने एक सजाती शब्द लिया क्या, रेस, रन रेस, फाइट फाइट रन रेस। तो उस कंडीशन में यही जो हमारा रेस हो गया वो क्या हो गया, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। ऑब्जेक्ट आपके तीन होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। जो काफ़ी थोड़ा सा नया था कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, चूँकि आप किताब में पढ़ते होंगे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ किताबों में दिया होगा या कुछ किताबों में नहीं दिया होगा, लेकिन कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये होता है सजाती, उसी के समकक्ष, उसी के रिलेशन से संबंधित कोई शब्द को ही जोड़ देना, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, यदि अच्छा लगे तो। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।